सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और नाज़रीन, ऑपोजिशन की इस वक्त कोशिश ये है, उनकी जानिब से बात भी कही जा रही है कि -1 पर इस वक्त उनका जोर है और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त बुलाने की कोशिशें की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ जैसे ही सेहतियाब होंगे, उनकी तबीयत बेहतर होगी तो फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। अब इसकी क़यादत कौन करता है, उसका एजेंडा क्या होता है, यह तो ज़ाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं कि कोई -1 नहीं होगा, ना ही विफाक में और ना ही पंजाब में। न सिर्फ शहजाद अकबर बल्कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वज़रा की भी ये राय सामने आती रही है कि ना -1 होगा ना ही -3 होगा। अगर -1 होगा तो -3 होगा। शेख रशीद साहब कुछ रोज़ पहले ये बात कह चुके हैं इस सारी सूरत हाल पर। और साथ ही साथ पेट्रोल के बारे में भी आज सेनेट में गुफ्तगू हुई और वहाँ पर यह बताया गया अपोजिशन की जानिब से कि इस वक्त जो कीमत ख़रीद है पेट्रोल की, उससे ज़्यादा टैक्स हुकूमत इस वक्त ले रही है पेट्रोल पर। तो इस मामले पर भी बात करेंगे, कुछ मजीद अहम मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। उस्मान सईद बस्सा साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रोमिना खुर्शीद साहब भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। तो उस्मान सईद साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा सहर कामरान साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सहर साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि जल्द ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, शहबाज शरीफ की ज़रा सेहत बेहतर हो जाए उसके बाद फिर उनको भी बुलाया जाएगा और तमाम अपोजिशन जमातों को बुलाया जाएगा। कब तक मुतवक्किल है ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस? चलें सहर साहिबा से दोबारा रब्ता बहाल करते हैं और फिर उनसे ये सवाल भी करते हैं। उस्मान सईद साहब, तैयार हैं आप, आपकी हुकूमत पंजाब में और विफाक में इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुकाबला करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जरा जो आपने इंट्रो दिया उसके अंदर आपने कहा कि कौन करेगा इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सदारत, तो मैं आपको बताऊं ये मुकाबला बड़ा सख्त होना है क्योंकि जो अपोजिशन है उसका टाइटल कुछ यूं है कि मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी। वहां तो बड़ा सख्त मैच पड़ना है। जरदारी साहब ने कहना है कि मैंने पापड़ वाले, फरूदे वाले और रेडी वाले के अकाउंट में इतने पैसे भिजवाए, लिहाजा मैं करूंगा। आज की इंकशाफात जो आपके टेलीविजन के ऊपर हुए, बोल के ऊपर जो आपके नुमाइंदा एक दूसरे ने किए, जिसके मुताबिक अब तो पापड़ वाले इजाद कर चुके हैं, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली भी, तो मुकाबला बड़ा टफ है। देखिए, एक तरफ टीटियां लगाने वाले हैं, एक तरफ जो आपके सामने मुश्ताक चीनी जिनका फ्रंटमैन था वो है, एक तरफ ओमनी ग्रुप वाले हैं, एक तरफ सिर्फ पापड़ वाले हैं, तो एक तरफ फलूदे वाले हैं, एक तरफ इस्लाम के नाम पे अपनी सियासत को हाथ रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान है। तो मुकाबला बड़ा टफ होगा। इनको दिखाना पड़ेगा कि किसने कितनी बड़ी जायदाद बनाई है, वो करेगा इसकी सदारत। बाकी जहां तक गवर्नमेंट की बात है, ये मैं आपको लिख दूं, क्योंकि बागमती के इस कुनबे के पास जिसका नाम मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी है, कोई एजेंडा नहीं है। मास व इसके दिन से एहतसाब का ना पूछा जाए, मनी ट्रेल ना मांगी जाए और पापड़ वाले और फलूदे वाले के साथ मिलकर जो कौम के मुस्तकबिल का ये फलूदा निकाल चुके हैं उसका सवाल ना किया जाए। इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। लिहाजा खंजर उठेगी ना तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। बल्कि एक पिछली दफा जो मौलाना फजलुर रहमान के कंटेनर के ऊपर सारे के सारे चढ़ के सेल्फियां लेते रहे और बेचारे खाद चाट के वापस उतरे, अगर ये कहें तो हम इनको इस दफा कंटेनर भी हुकूमत। चलें, अब उस्मान साहब, इनके इरादे क्या हैं और क्या इनका एजेंडा है, कब तक ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो सकती है? सहर कामरान साहिबा को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। सहर साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी इंतजार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ सेहतियाब हो जाएं, उसके बाद ही फिर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। इसकी क़यादत कौन करेगा? शहबाज शरीफ साहब करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे, आसिफ अली जरदारी भी ज़ाहिर है इस वक्त बीमार हैं, वो करेंगे? क्या इत्तलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो आपको भी पता लग जाएगा कि क़यादत कौन करेगा। तो मैं समझती हूँ कि इस सिलसिले में बजाय ये कि ऐसी चीज़ के लिए बहस की जाए जो अभी होने वाली है, मैं कहती हूँ हम उस पर क्यों नहीं तवज्जो दें जो आज हो रहा है। यानी मैं तो ये पूछना चाहूँगी कि ये जो इतना नुकसान मुल्क को पहुँचा है, इसका कोई हिसाब किताब देगा? यानी आपने कौमी एयरलाइन को ही नहीं, आपने मुल्क के क्रेडिबिलिटी को, आपने एक ट्रस्ट को नेशनल और माली तौर पर कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, उसका कोई जिम्मेदारी कबूल करेगा? उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो नागुज़ीर है। इसलिए नागुज़ीर है कि जितनी तबाही ये तब्दीली सरकार जो है वो पहुँचा चुकी है मुल्क को,
अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बीमार है तो आपको पता है पीपल्स पार्टी तो हमेशा मुशावरत के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको डेली रिमाइंड करा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि उन्होंने कुछ सवालात पूछे हैं, उन सवालात का जवाब दें। जब सवालात पूछते हैं तो जवाब आता है एहसानुल्लाह एहसान का। एहसानुल्लाह एहसान जो है वो धमकी में ट्वीट करता है और उसके बाद वो अकाउंट अपने दोबारा बनाता है। मुझे ये बताएं कि ये जो दहशतगर्दी अब दोबारा और ये दोबारा जो है दहशतगर्दों की सरपरस्ती चल रही है, इसका भी कोई जवाब देगा? ये जो इतना नुकसान पहुंचा है इनकी नालायकी। लेकिन सर साहब ये सवालात तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे हैं ना, वो कौमी असेंबली में सवालात पूछते, वहीं पर जवाबात भी आते। इस तरह के सवालात तो हुकूमत के लोग भी वहां पर पूछते हैं अक्सर। मुराद सईद और दीगर लोग जब खिताब करते हैं वो भी बहुत सारे सवालात पूछते हैं कौमी असेंबली में, लेकिन उसके भी जवाबात नहीं मिलते। देखिए बात यह है कि मुराद सईद तो इन्होंने जो है वो एक रखा हुआ है, मैं समझती हूँ कि एंटरटेनमेंट फीचर ना, और वो भी जो होता है ना जो आप स्टेज शो, वो भी थर्ड क्लास वाले, उनका जो किरदार होता है उससे ज़्यादा फर्क उसमें नहीं है। तो उसके बारे में तो मैं इसलिए तबसरा नहीं करती क्योंकि वो इन्होंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि वो जो पार्लियामेंट का जो एक माहौल है उसको खराब कर सकें और उसको गैर संजीदा कर सकें। वज़ीर आज़म जो है वो उनका नाम तो मिसाल के तौर पर ले लिया। अभी अली जैदी ने भी ट्वीट किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक कागज़ के पुर्जे के जरिए वसीयत दिखाकर वो बन गए। उन्होंने कहा कि उस वसीयत की तस्दीक होनी चाहिए, वो सामने आनी चाहिए। तो सवालात तो तमाम हुकूमती वज़रा आपकी जमात से और PMLN से भी पूछ रहे होते। तो हमारी पार्टी का मसला है ना कि हमारी पार्टी किसको अपना कायद तस्लीम करती है। इसमें अली जैदी को क्या प्रॉब्लम है? अगर पार्टी के अंदर किसी को उस वसीयत पर या क़यादत पर एतराज़ होता तो पार्टी के अंदर से आवाज़ें आती ना। अली जैदी तो ये बताएं कि पोर्ट के ऊपर जो टॉक्सिक गैस थी वो कैसे फैली थी, जो 14 अफराद जो है हलाक हुए थे, जो सैकड़ों जो है वो उससे मुतासिर हुए थे, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है? अली जैदी तो इस बात का जवाब दे कि जब आपके ऑयल टर्मिनल में ऑयल मौजूद था तो मार्केट से गायब क्यों किया, ये साजिश क्या थी, ये काला बाजारी क्यों हुई? लेकिन सवालात तो बहुत सारे बनते हैं। अली जैदी के स्टंट्स आप भूल गए? वो जो है पिछली दफा आपको नजर आया था, सफाई महम भी थी। अली जैदी को ये देखिए मसला ये है कि हुकूमत चल रही है सिर्फ स्टंट पे, ये हुकूमत चल रही है सिर्फ जो है वो मीडिया स्ट्रेटजी पे, लेकिन हम तो उसकी बात कर रहे हैं, सबसे सवालात उठा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या इनके इस बयान की वजह से जो आज सिविल एविएशन का कुछ और है, इनके वजीर का इंडोर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसके जो नुकसानात हैं वो हुए हैं या नहीं हुए हैं? आप मुझे बताएं एज अ पाकिस्तानी आपको अफसोस होता है या नहीं होता? आप मुझे ये बताएं कि आपकी कौमी एयरलाइन तबाह हुई है या नहीं हुई है? आप ये बताएं कि आपको दूसरे मुल्कों से कंसर्न लेटर्स और रूट की रिस्ट्रिक्शन आई है या नहीं आई है? आप ये बताएं कि आपके पायलट ह्यूमिलेटेड हुए हैं या नहीं हुए? आप ये बताएं कि उनकी जॉब गई है या नहीं गई है? अभी मैं देख रही थी वो क्या नाम है, आलिया मलिक, हम उनको किसी ने पर्चा दिया था, वो पर्चा पढ़ के बता रही थी एक प्रोग्राम के अंदर के जो है मुझे कि जो इससे जो है कुछ कोई जगहसाई नहीं हुई। और दूसरा वो ये बता रही थी कि हमें तो पता है कि जो हमारा क्रू है वो स्मगलर है, वो नार्कोटिक, सोना और करेंसी का स्मगलिंग करता है। तो ये है, पहले था जाली माफिया, अब है स्मगलिंग। चल अब ये सवाल जो आपने उठाए इसका जवाब बसरा साहब से लेते हैं, लेकिन रुमीना साहिबा को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। जी जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट बात, असल जो जाली है, असल जाली है इनका मैंडेट, असल जाली है इनकी काबीना, असल जाली है इसी वजह से इनकी जो जाली काम है, इनका जो जाली मैंडेट है, उसकी वजह से जो सफर कर रहा है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं। तो असल जो जाली है वो इनका मैंडेट है, इनकी काबीना जाली है, इनके वजीर आजम जाली है, इनके वुज़रा जाली है। लेकिन सैर साहिबा उसी कौमी असेंबली में आप लोग भी तो बैठे हैं, वहीं पर MNA की जो सीट्स हैं मेंबर कौमी असेंबली आपकी जमात से भी तो हैं, जो आपकी सीट्स हैं, फिर क्या वो भी जाली हैं? देखिए बात ये है, हम तो वोट लेके गए ना, हमारे पास जो, लेकिन जिनको मैंडेट हाथ में रख के गया है, ये हम नहीं कहते। आप मुझे बताएं, आप स्पीकर पंजाब असेंबली का बयान देख लें, आप इनके अपने बयान देख लें जो ये खुद बताते हैं। मैं तो ये एक लफ्ज भी बाहर, आप उस्मा कारदार को भी इन्होंने हटा दिया, अब उनकी जो लीक वीडियो थी अब वो देख लें, इनके अपने बयान जो इनके अपने अंदर से आते हैं आप उनको देख लें, जो इनके इत्तेहादी कहते हैं उनको देख लें। ये तो बात मैं नहीं कह रही, ये तो कह रहे हैं कि हमें प्लेट पे रख के दिया गया है, हमारे साथ जो है वो सारी जो है वो फोर्सेज है, तो हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसीलिए तो ये हालात हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर इतना बड़ा नुकसान मुल्क को हो जाए उसका क्या? मैं तो कहती हूँ इस्तीफा तो कुछ भी नहीं है, इस्तीफा क्या, रिकवरी करवा के दें, रिकवरी करवाएं। इस्तीफा तो होना क्या, सैक होना चाहिए।
टर्मिनेट होना चाहिए मुतलका वजीर को भी। प्राइम मिनिस्टर तो जितने दावे करते थे, तो मैं कहती हूँ कि जो एक पूरा टीम का सरदार है उसी के अंदर खराबी होगी ना, जो टीम ऐसी है। इंडोर्स तो उन्होंने भी किया है, यानी आज आपके पास ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो आपको पार्लियामेंट में कम नजर आता है। जब नजर आता है तो ओबीएल को शहीद कहता है, जब नजर आता है तो पाकिस्तान के पायलट के बारे में ऐसा बयान देता है। यानी आप मुझे बताएं कि इससे अगर आप मुझे कह दें कि कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं अपने अल्फाज आपसे दे दूंगी, अगर नुकसान हुआ है तो कुछ तो जाली है ना। इसका मतलब है कि जो आपकी सिविल एविएशन अथॉरिटी कह रही है वो गलत है, जो आपकी जो है जो वजीर आजम ने कहा वो गलत है, जो आपके वजीर ने कहा वो गलत है, तो जाली क्या है ये तो बताएं कि जाली क्या है। ये जाली की इस्तेलाह तो इन्होंने निकाली, माफिया की इस्तेलाह तो इन्होंने निकाली। चलें उस्मान साहब से पूछ लेते हैं, यही है जाली उस्मान साहब, पीआईए के जहाज को हादसा पेश आया, तकरीबन लोगों की मौत हो गई, कोई इस्तीफा नहीं आया। ट्रेन हादसा तो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई ट्रेन हादसा किसी स्टेशन पर ना पेश आता हो, लोग ना मरते हों, आज तक कोई इस्तीफा नहीं आया। इमरान खान साहब तो बात करते थे मोरल पॉलिटिक्स की, कि मोरल वैल्यूज़ बड़ी हाई होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, जहाँ कहीं कोई हादसा हो मुताल्लिका मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने देखा आपकी हुकूमत में ना वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया, ना शेख रशीद साहब ने इस्तीफ़ा दिया, तो फिर वो मोरल वैल्यूज़ कहाँ चली गई? अच्छा अरबाब साहब, हमने देखा है कि कमोबेश मेरी बहन जो है उन्होंने बड़ी पुरजोश और बड़ी लंबी लफाजी की है और कमोबेश वो 11 मिनट तक बोलती रही हैं। और उनके तो 2-4 पॉइंट मैं रिस्पॉन्ड कर लूँ, फिर आपको भी रिस्पॉन्ड करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुराद सईद को हमने रखा हुआ एंटरटेनमेंट के लिए। आप खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के अभी के अभी एक तरफ इनके चेयरमैन की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस असेंबली की तकरीर लगा लें, एक तरफ मुराद सईद के लगा लें, लोग खुद फैसला करेंगे कि एंटरटेनिंग स्टाफ कौन सा है, वो दरमियाने लहजे वाला एंटरटेनमेंट स्टाफ है या मर्दाना लहजे वाला एंटरटेनमेंट स्टाफ है। ये सबको समझ आ जाएगी कि असल में एंटरटेनमेंट की गलीज़ बातें मत करें। फिर मैं बात करूंगी कि आपके प्राइम मिनिस्टर पे, फिर मैं उसके मॉरल कंडक्ट की बात करूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि नाजायज बच्चों की बात करूंगी। उस्मान साहब, जो अंदाजे बयां उसको रहने दीजिए, जो कंटेंट है उस पर बात कर लीजिए कि वो बात क्या करते हैं। आप बताएं, आप आदमी है कि औरत है? आप बताएं, आपका जनानापन क्या है? शर्म करें आप जी। सर साहब रुकिएगा, इनको बात करने दीजिए जरा। उस्मान साहब, हम तंकीद करने की तंकीद करें जी, तंकीद बेखुदगी मत करें, बेखुदगी बर्दाश्त नहीं होगी। तंकीद हो सकती है। कल आपके ऊपर बात उठाए कि आप जनाने जी। सर साहब रुकिएगा जरा, उनको बात करने दें जरा। उस्मान साहब, अंदाजे बयां को छोड़ दें, कौन किस तरह बात करता है, कौन क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो वो बात करते हैं क्या वो गलत है? देखिए बात कर रहे हैं, ये ऐसा ये मर्दाना है, वो एंटरटेनमेंट है। जी सैर साहब रुकिए तो जरा, सैर साहब आपकी तरफ भी मैं आता हूँ, जरा उनको बात करने दें। देखिए बात या तो जी उस्मान साहब करवा लें, तो शोर होता रहेगा। मैं बोलूं बात भाई, देखें चलें। जी अब आप बात करें उस्मान साहब, अपना पॉइंट बताएं। जाहिर है कौन किस तरह बात करता है उसको रहने दें, कौन क्या कहता है इस बारे में आप बात करें। मैं बता रही हूँ, पहले ये माजरत करेंगे, इन्होंने घटिया बात की है, बेहुदा बात की है। आपने तंकीद का जवाब देना, तंकीद से दें। आपने तंकीद से जवाब देना, तंकीद से दें। आपने बेहुदा बात की है। आप इनको उस्मान साहब चलें, अगर आप अपने वो अल्फाज वापस लेना चाहें तो बता दें। मैं बिल्कुल अपने अल्फाज जो उस दिन बिलावल ने प्राइम मिनिस्टर के वालिद के मुतल्लिक की, वो घटिया गुफ्तगू है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों की तकरीर लगा लें। ये अपनी दाढ़ी को क्यों खुजाते हैं? प्राइम मिनिस्टर के वालिद साहब क्या करप्शन पे मुअत्तल हुए थे या नहीं हुए थे? आप तारीफ को नहीं बोल सकते। जो तकरीर है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर जरूर बात करें, लेकिन ज़ाहिर किसी की शख्सियत को, किसी की ज़ात को, किसी के अंदाज को निशाना ना बनाएं। वो क्या कहते हैं, किन मसाइल के बारे में बात करते हैं, सही तनकीद करते हैं, गलत तनकीद करते हैं, इस बारे में बात करें। देखिए जी सैर साहब उनको बात तो करने दें। बड़े ईमानदार थे। आप भी बोले कि क्या था? आपके शो डालने से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई बड़ी चीज नहीं बन जाना। मेरी बात सुने अब तामुल से। मुझे पता है, मेरे शो डालने से आपके दिमाग का जो बेहुदापन है वो भी निकलेगा। सोच आपकी वही रहेगी, पस्ती आपकी वैसी रहेगी, मुझे पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। चलिए सैर साहब, आपने जवाब तो दे दिया, वो अपने अल्फाज वापस नहीं ले रहा है, अब उनको बात करने दें ताकि ज़ाहिर मसाइल पर भी बात हो सके। बात करने के लिए भी इंसान को एक ऐसे शख्स से
भाई अगर आपको लगता है कि आपके वजीर ने बात नहीं की, आप मुझे बोले नहीं बात नहीं की। अगर आपको लगता है कि कौमी एयरलाइन पर नुकसान नहीं पहुंचा, आप बोले कि नहीं पहुंचा। अगर आप बोले कि ट्रेन के हादसे नहीं हुए तो बोले कि नहीं हुए। अगर आप बोले मुल्क की मईशत तबाह नहीं हुई तो आप बोले कि नहीं हुई। अगर आप ये बोले कि गवर्नेंस तबाह नहीं हुई तो नहीं बोले। यहाँ पे अखलाकियात गवर्नेंस सही, चलें। यानी अगर सवाल सैयद साहब, अब ये तमाम सवालात आपने उठा दिए, अब इनके जवाब उस्मान साहब से ले लें जरा। आप नहीं ले सकेंगे जब हम सैयद साहब, ये सारे सवालात अब उस्मान साहब के सामने आपने रख दिए, अब जरा उनका जवाब भी ले लें। एक एक करके बात करेंगे तो जाहिर है लोगों को भी समझ आएगी। लोगों को क्या समझ जी उस्मान साहब, इनकी गुफ्तगू में इसकी जो है पक्की है। अरबाब भाई तो सैयद साहब ये फैसला लोगों को करने दें, आप इनको गुफ्तगू तो करने दें ताकि लोग इनकी गुफ्तगू से भी जो समझना है वो समझ लें। जी उस्मान साहब। देखिए अरबाब, देखिए अगर ये तहम्मुल से मेरी बात को सुनती हैं और उसके अंदर ना इतनी बड़ी बड़ी ये लफाजी करें, मैंने कहा कि आप दोनों स्क्रीन की तरफ से, मैं उनके लहजे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं उस कंटेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर के वालिद को जो दुनिया से चले गए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक पार्टी का चेयरमैन है, इतनी लगब गुफ्तगू करता है। मैं तो उसकी बात कर रहा था कि अब दुनिया देखेगी कि हंसेगी कि कौन असल के अंदर एंटरटेनिंग है और कौन असल के अंदर संजीदा आदमी है। लेकिन असल में क्योंकि इनके हाथ थोड़ा मसला ये है कि चोर को जो अपनी दाढ़ी में तिनका ज्यादा नजर आता है, क्योंकि इनको मसला है इसलिए ये भड़क उठते हैं। इतनी गुफ्तगू इन्होंने लगव की प्राइम मिनिस्टर के वालिद के मुताबिक इनके चेयरमैन ने, इनको उसके ऊपर शर्म नहीं आती, उसके ऊपर नहीं कहते कि इसको हदफ करें और अपने चेयरमैन को कहेंगे माफी मांगे। एक आदमी जो उनको करप्शन से नहीं निकाला था, वो असल में काबिल गिरफ्त बात है, काबिल शर्म बात है। जब मेरे वजीर आज़म को पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होके इनके चेयरमैन ने गाली दी, तब इनको शर्म नहीं आई, तब इन्होंने नहीं कहा कि उसकी गुफ्तगू को हज़फ करें और किस तरह बेशर्म आदमी है। आज मैं कह रहा हूं कि वो एंटरटेनिंग स्टफ है, आज ही कह रही मैं अपने अल्फाज वापस लूं, किसी सूरत में नहीं लूंगा, किसी सूरत में नहीं लूंगा अपने अल्फाज वापस। क्यों देंगे? आपकी तरबियत ऐसी है, आपकी तहजीब ऐसी है, आपको इसी बात के लिए। लेकिन उस्मान साहब देखें, यही तो प्रॉब्लम है कि जब आप गवर्नेंस नहीं कर सकते, जब आप मुल्क को तबाही, मुझे बताएं कि एजेंडा क्या है? ये नालायकी है, ना तजुर्बेकारी है, या कि खास जाती मफाद है? ये एजेंडा क्या है कि पूरे पाकिस्तान को तबाह करने के पीछे आपका एजेंडा? उस्मान साहब देखें, उनकी जानिब से वजीर आज़म की ज़ात को नहीं निशाना बनाया जाता, वो सिर्फ तनकीद करते हैं इशूज़ पर, मसाइल पर, आपकी परफॉर्मेंस पर। तो आप भी जवाबन जो उनका कंटेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस पर तनकीद करें, ज़ात को ना निशाना बनाएं, अंदाज़े बयां को छोड़ दें, कौन किस तरह बात करता है, किस तरह नहीं करता, इसको छोड़ दें। वो क्या कह रहे हैं उन चीज़ों के आप जवाब दें। अभी मैं जवाब देता हूँ। अरबाब भाई छोड़ें, इनकी सोच तरबियत है कि जिस तरह से इनकी तरबियत हुई है, इनके वालिदैन भी शर्मिंदा होते होंगे इस किस्म की गलत गुफ्तगू करता है। क्या वो काबिल गिरफ्त नहीं है? क्या वो अंदाजे बयान है? जो कंटेंट उस दिन प्राइम मिनिस्टर के वालिद के मुताबिक उस शख्स ने कहा और अगले रोज असेंबली में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर को, आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के वालिद करप्शन पर निकाले गए थे या नहीं? आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के वालिद करप्शन पे निकाले गए थे या नहीं? आप तारीख को बता दें, आप बताएं कि निकाले गए थे या नहीं, वो करप्ट है या नहीं? मुझे ये बात है करप्शन की। तो प्राइम मिनिस्टर, मैं तो कहती हूँ कि अभी प्राइम मिनिस्टर का ये जो चैरिटी चलता है, इसका भी चले सैयद साहब थोड़ा सा रुकिएगा जरा, उनको जवाब तो देने दें। सैयद साहब जरा सुन लें बसरा साहब जवाब क्या दे रहे हैं, फिर अगर वो आप जवाब नहीं दे तो फिर उनसे मजीद सवाल करते हैं ना। जी बसरा साहब, पॉइंट के ऊपर आए, अगर वो किसी की शख्सियत पर आएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। अगर वो दलाइल पे आते हैं तो दलाइल से बात करें। अगर वो किसी की शख्सियत को निशाना पहुंचाए, आप बताएं ना कि जहाज के हादसा हुआ, ट्रेन के हादसे हुए। देखिए एक छोटी सी बात है, जब एक पार्टी का चेयरमैन है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके वजीर आजम की जात को, बाबा मुझे सुन पा रहे हैं? जी बसरा साहब आपकी आवाज आ रही है, बताइए। आप मुझे बताइए, कोई शख्स है ना जो कहता था कि कुंडी से पैसे भेजो, आप ये बोलिए। सैयद साहब थोड़ा सा रुकिए, जरा सुन तो लीजिए। सैयद साहब इस तरह कैसे बात हो सकेगी? सैयद साहब आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आवाजें मिक्स हो रही हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एक करके बात कर लेते हैं, बसरा साहब को जवाब का मौका दें, फिर आप अपनी सवालात कर लीजिएगा। रुकिए जरा। अगर ये दलाइल की बात करेंगे तो मैं सुनूंगी, अगर ये किसी को तहजीब का निशाना बनाएंगे तो नहीं सुनूंगी। बिल्कुल क्लियर है। अब इनको बोले कि बात करें, आप दलाइल पे बात कर रहे हैं, आप कंटेंट पे बात कर रहे हैं। अब रुकिएगा जरा, बात तो सुन लीजिए उनकी, आप रुकिएगा जरा। जी बसरा साहब। अच्छा देखिए अरबाब भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इनके चेयरमैन ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर को गाली दी, काबिल गिरफ्त तो वो है, उनकी जुबान और दहन का मसला नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर के वालिद के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंतहाई गिरी गुफ्तगू की, वो काबिल मुज़म्मत और काबिल गिरफ्त है। मैं उनके अंदाजे बयान पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके कंटेंट पे बात कर रहा हूँ कि एक पार्टी के चेयरमैन है, ठीक है, आप चोरों को पैट्रनाइज करते हैं, डाकुओं भत्ताखोरों को पैट्रनाइज करते हैं, लेकिन आप एक पार्टी के चेयरमैन भी तो हैं। वो पार्टी जो कभी वफाक की पार्टी हुआ करती थी, आप सिमट के चले गए सिंध के 4 जिलों के अंदर। लेकिन बसरा साहब आप एक सेकंड रुकिएगा। बसरा साहब, इमरान खान साहब भी कई जलसों में, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आसिफ अली जरदारी को क्या कुछ कहते रहे सामने, तो वो भी बिलावल के वालिद साहब हैं। अभी तक उन पर आपकी हुकूमत में भी कोई चीज़ साबित तो नहीं हो सकी है। केसेस चल रहे हैं अदालत में, जब फैसला होगा उस वक्त तय पाएगा कि वो बेकसूर हैं, मुजरिम हैं। लेकिन इमरान खान साहब भी अपनी तकरीरों में क्या कुछ कह चुके हैं उनको। अरबाब देखिए, मैं अर्ज करूं, अगर आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, आप चले जाइए टाइम्स इंग्लैंड के अंदर, यूके के टाइम्स मैगजीन, मैंने तो नहीं लिखा था, टाइम्स न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने कहा, डेविड कैमरन साहब अगर आप इस आदमी से मिले हैं जिसका नाम आसिफ अली जरदारी, आपने इंडिया गिन लीजिएगा, पूरी दुनिया उनको 10% के नाम से जानती है। आज एक नहीं लातादाद केसेस के अंदर वो बदगुमानी के इल्जामात को फेस कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, तो जीते जाग के आदमी के ऊपर हम तनकीद करें तो अभी तक के अंदर है। पाकिस्तान की अदालतों से कुछ साबित हुआ है? ये जा चुके हैं, आप उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब कोई आपकी पॉलिटिकल एथिक्स है क्या? मॉरल ऑनेस्टी है आपकी? मैं बताऊंगी ना आपको क्या हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री है कि आपने उनको विक्टिमाइजेशन का मुसलसल निशाना बनाया। जिनको आप चोर डाकू कहते थे वो आज आपकी सभा में बैठे हैं, जिनको चोर डाकू कहते थे वो तो आपके साथ है। चलिए सैयद साहब, बसरा साहब जरा रुकिएगा, आप दोनों आपकी आधी काफिला जी, चले मुस्लिम लीग नून का भी जरा मौक़िफ़ ले लेते हैं सिलसिले में। आप दोनों जरा रुकिएगा, थोड़ा सा अपने जज्बात को जरा ठंडा कीजिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। शहबाज शरीफ की जब सेहत ठीक हो जाएगी तो फिर आप लोग इसमें शिरकत करेंगे, लेकिन इसका एजेंडा क्या? मुशाहिदुल्लाह खान साहब तो पहले ये कह चुके हैं कि हुकूमत के पास इस वक्त अददी बरतरी हासिल है और हुकूमत को हिलाया नहीं जा सकता। तो फिर क्या करने जा रहे हैं आप लोग ऑल पार्टीज? आपका क्या ख्याल है? मुझे आप सिर्फ देखेंगे जितनी भी इन्होंने कोशिश की, जो इनकी स्ट्रेटजी है। साहब रुकिएगा जरा, गौस मोहम्मद साहब, हेलो, आप बातों में सैर साहब रुक जाइएगा। जी गौस मोहम्मद साहब। जी बस मैंने आपकी आधी बात सुनी है। देखो, ऑल पार्टी कानून इंशाल्लाह होगी, उसमें हम एक लाएमल तय करेंगे कि कैसे इस हुकूमत को जमहूरी तरीके से हटाना है। एक तो उसमें अदम एतमाद है, वो तो एक आखिरी हरबा होगा, क्योंकि पहले अदम एतमाद हम सेनेट में कर चुके हैं, तो उसमें कामयाब नहीं हो सके थे, हालांकि हमारे पास अददी बरतरी हासिल थी। इसमें हम जितने भी जमहूरी ऑप्शन है उस पर गौर करेंगे और उसकी टाइमिंग तय करेंगे कि कैसे चलना है। देखो, ये अगर हम उस्मान बुज़ार को हटा देते हैं, इमरान खान को हटा देते हैं, उसके बाद क्या होगा? तो ये पूरी एक रिहर्सल है कि नेक्स्ट कब इलेक्शन हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स कब हो, उसमें कब तक पार्टियां तैयार हो सकती हैं, सब कुछ तय करना है पार्टीज में। लेकिन ये एक चीज तय है कि तमाम अपोजिशन इस बात को मुतफिक है कि हर सूरत इस हुकूमत को जितना जल्दी हो चलता करना चाहिए, क्योंकि जितना नुकसान मुआशी तौर पर हर लिहाज से पीए के हिसाब देखें कि बुनियादी एजेंडा क्या हुकूमत को चलता करना है, या वो जो -1 की बात होती है वजीर आजम को चलता करना है और किसी और वजीर आजम को लाना है उसी पार्टी से? हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि नए इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद नए इलेक्शन हमारा ये मौका है, ये हमारी पार्टी का है। हम बाकी पार्टी को बुलाएंगे कि फजल रहमान साहब तो हमारे साथ एग्री हैं, पीपल्स पार्टी। गौस मोहम्मद साहब जरा यहीं पर रुकिएगा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक लेते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही सवाल आपके सामने मैं दोबारा रखूंगा, इसका फिर आप तफसील से जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑपोजिशन की जानिब से इस वक्त ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें ज़ाहिर है कि हुकूमत को घर भेजने की, वज़ीर आज़म को घर भेजने की कुछ जमहूरी कोशिशें की जाएंगी। क्या लाहेअमल हो सकता है, इसी मामले पर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है। तो गौस मोहम्मद साहब, आप बता रहे थे कि जमहूरी तरीके अपनाए जाएंगे, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए ऑल पार्टीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोचा जाएगा, लाहेअमल तय किया जाएगा। जहाँ पर आपकी अददी अक्सरियत थी यानी सेनेट में, वहाँ तो आपने खुद बताया कि आप कामयाब नहीं हो सके, तो यहाँ कौमी असम्बली में जहाँ आपकी अददी अक्सरियत भी नहीं है, यहाँ आप किस तरह से कामयाब होंगे?
देखिए वो इसी पे हमें सोचना है कि मैंने कहा कि जो अदब एतमाद का मसला है वो तो हमारा आखिरी एक ऑप्शन होगा कि वो तो उस पर हमारे तमाम तरीके अगर नाकाम होते हैं और कामयाब नहीं होते, हम हुकूमत पे इतना प्रेशर डाल सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं, हुकूमत को घर भेज सकते हैं। एक ये तरीका है। उसमें थोड़ी सी रुकावट भी है कि जी उससे ये जो कोरोना का सीजन चल रहे हैं और अभी हमारी इससे कुछ इसी दिनों में मीटिंग एपीसी हो जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से। लेकिन जब कोरोना नहीं भी था, 6 माह पहले 7 माह पहले जब मौलाना फजलुर रहमान साहब निकले थे, कई दिनों तक वो वहां बैठे रहे, लेकिन उन्हें भी कामयाबी तो नहीं मिली। हुकूमत उससे जा तो नहीं सकी सड़कों पर बाहर निकलने से, तहरीक चलाने से। वो अकेले गए थे। जब सारी पोजीशन इकट्ठी होगी और ये हमने मौलाना साहब से हमारी इस बात की स्थिति बैकडोर डिप्लोमेसी से बात चल रही है और हमारी पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़ है कि आप रहमान साहब जब आएंगे तो अकेले नहीं होंगे, ये हमारी पार्टी ने तय कर लिया है। उस वक्त हमारा टाइमर्स का मसला था कि हम टाइमर्स पे जो इतराज़ था कि मौलाना साहब से हमारा यही जगह था कि हम आपके जो पुरान मार्च की हिमायत करते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। और फिर रिजल्ट यही निकला, बाद कोई चोरी बिरादर बीच में पड़े पति क्या उनसे मुआवजा को कराया था हुकूमत से या मुख्तलिफ हुकूमतों से, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन अब जो इंशाल्लाह इसी तय कर रहे हैं कि जब ऑन पार्ट वो फजल साहब का अकेला फैसला था मार्च करने का, ये जब तमाम पोजीशन को होगा, इसमें तमाम पूरा जो जमात इस्लामी भी होगी, ये यूआई भी होगी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ENP, सारी जमातें होगी। जब जो सारी चलेंगे, आपको पता है कि हमें तजर्बा है, हम पुरानी सियासी पार्टी है। आपको पता है कि जब 2009 में जिस भारी तारीख थी और हमारा मार्च लाहौर से चला था और गुजरांवाला पहुंचने से पहले भी हुकूमत ने घुट्टे टेक दिए थे और हमारे मुतालबात मान लिए गए थे। तो मैं वो एक ये भी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरीके के और जो चीजें पे सोचना है कि किस तरह हम हुकूमत को घर भेज सकते हैं। तो ख्वाहिश थी कि ये अपना टर्म पूरा करें, लेकिन माशी तौर पर इतना नुकसान हो चुका है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। और ठीक है, चले, यानी आप सड़कों पर निकलना चाह रहे हैं, एक बार फिर आप तहरीक चलाना चाह रहे हैं। गौस साहब साथ ही रहेगा, आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ। सैर साहिबा, एक बार फिर अगर सड़कों पर ही निकलना है, 7-8 माह पहले जब मौलाना साहब निकले थे, तो आपको नहीं लगता कि उसी वक्त आपको और नून लीग को उनका साथ दे देना चाहिए था? तो शायद हालात कुछ मुख्तलिफ भी हो सकते थे या नहीं भी होते, तो वो मौका आपने मिस कर दिया। अब उसी स्ट्रेटजी पर आप लोग चल रहे हैं जो मौलाना साहब 7-8 माह पहले कर चुके हैं, या कुछ मुख्तलिफ होगा आपकी इस तहरीक में? देखिए, स्ट्रेटजी तो APC के बाद डिसाइड होगी। अभी हम जो है वो मेरे ख्याल में कि जब तक आपको पता है पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी कदरों पे, जमहूरी रिवायात पर यकीन रखती है और पीपल्स पार्टी की जो भी स्ट्रेटजी होगी वो मशावरत के बाद होगी। बाकी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बता चुके हैं कि अगर इस वक्त उनको खुद भी निकलना पड़ा तो ज़रूर निकलेंगे। क्योंकि आप मुझे ये बताएं कि जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूरी एक गुफ्तगू जो है फजूल किस्म की बस्ता साहब ने, मैं कहूँगी कि आप ज़रा इसको देखें कि वो जो असल अवामिल हैं उस पर एज अ पाकिस्तानी आपका क्या टेक है। आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि मईशत बहुत अच्छी है? आप मुझे बताएं कि एक के बाद एक बहरान और एक के बाद एक माफिया, चाहे वो अद्वियात का हो, चाहे वो आटा का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो गंदम का हो, वो इसको पाकिस्तान ने नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि ये जो इससे जिस तरीके से जो नुकसान पहुंचाया गया इसके ऊपर कोई पूछ नहीं होनी चाहिए? देखिए, बात ये है कि हम खामोश तमाशाई ये सोच के तो नहीं बन के बैठ सकते। सैर साहिबा, ये जितने स्कैंडल्स आप गिनवा रही हैं, इन स्कैंडल्स पर कमीशन बने, रिपोर्ट सामने आई, ऐसा भी तो नहीं हुआ पहले कभी, ना आपकी हुकूमत में ना नून लीग की हुकूमत में, कि कहीं कोई किसी कमीशन की रिपोर्ट इस तरह मंजर आम पर आई हो, बताया गया हो आवाम को कि चीनी की खुर्द-बुर्द में कौन जिम्मेदार है, गंदम के बहरान का कौन जिम्मेदार है, ये नाम भी तो सामने आए ना। अरबाब, आप मुझे ये बताएं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये रिपोर्टें सामने आई, ये रिपोर्टें सामने आई जो सबसे बड़े चोट थे उनको रातों रात फरार कर दिया गया। भाई अभी इतने इन्होंने, यानी आप ये देखें कि इतनी विक्टिमाइजेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज और आपके ओपोनेंट्स फेस कर रहे हैं। मुझे बताएं कि जहांगीर तरीन का नाम ECL पे क्यों नहीं है? मुझे बताएं कि खुद इमरान खान अहमद न्यासी साहब का नाम ECL पे क्यों नहीं है? यानी क्या वो अकाउंटेबल नहीं होंगे? ये जो इतने नुकसानात हैं वो तो खुद ही फरमाते थे कि जी अगर जो है जो जिम्मेदार वो होता है, जो सरबराह होता है। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या ये इसी तरीके से एक दिन जहांगीर
की तरह निकल जाएंगे? क्या आप मुझे बताएं कि शहजाद अकबर साहब जो रोजाना गुफ्तगू करते हैं, क्या वो अकाउंटेबिलिटी कोई उनकी हुई है कि इन्होंने बैरूनी दौरों पे जितने पैसे खर्च किए, उनकी अपनी सिचुएशन क्या है? इनके जो लोग बैठे हुए हैं जिनके ऑफशोर कंपनीज हैं, क्या इन्होंने अपने चंदे ऑडिट का कोई करवाया है? चंदे का और चैरिटी का कोई ऑडिट कराया है? क्या आप मुझे एज अ लेमैन बता दें कि जो वजीर आजम हाउस का जो खर्चा है, जो इनके यानी वो वजीर आजम हाउस जो जिसको इन्होंने बनी गाला को डिक्लेयर किया हुआ है, उसका जो खर्चा है वो इनके वजीर आजम बनने से पहले कौन कैसे पूरा करता था, जिस तरह का ये इनकम टैक्स देते हैं, और आज कैसे पूरा होता है? कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी या सिर्फ जो जालसाजी पे बात चलेगी? देखिए, ये बातें सारी निकलेंगी। ये नाम जो है इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब का भी सीएल पे डालना होगा, नाम जो है इनके बाकी वज़रा का भी डालना होगा, अकाउंटेबिलिटी करनी होगी। इतने बड़े नुकसान, यानी आप मुझे बताएं कि कोई ज़ी शऊर आदमी इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा सकता है? आप बोले कि नहीं, आप बिल्कुल पहुंचा सकता है, फिर तो मैं खामोश हो जाऊं। हमारे ऊपर तो आप रात दिन इल्जामात लगाते हैं, जो मुजरिम साबित हो गए, जिनका नुकसान आपके सबके सामने है, जो पूरी कौम जिसको देख रही है, उससे आप कैसे नजरें चुरा सकते हैं? उससे आप कैसे, यानी वजीर आजम का बयान मैंने तो नहीं दिया ना, वजीर आजम ने दिया, वजीर आजम ने ऐवान में खड़ा कर दिया। ओबीआई के बारे में बयान वजीर आजम ने दिया, एहसानुल्लाह एहसान की ट्वीट हमने सबने पढ़ी। तो बात यह है कि ये तमाम हालात हैं या नहीं है, उसके नतीजे में इनकी क्या स्ट्रेटेजी है कि आप एक ऐसी गुफ्तगू शुरू कर दो जो कि इनके जो है वो गाली गलौज वाला कल्चर इन्होंने आम किया है, वो जी गाली गलौज ब्रिगेड। सही, चले अब सैर साहब, ज़ाहिर है ये जो तमाम सवाल आपने उठाए हैं कि जहांगीर तरीन बाहर कैसे चले गए, उनका नाम ईसीएल में क्यों नहीं है, खुसरो बख्तियार के भाई का नाम ईसीएल में क्यों नहीं है, बसरा साहब इसका जवाब ले लेते हैं जरा। बसरा साहब, आप ही बताइए कि ये चीनी कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई, क्या हुआ, अलीमा बाजी का क्या हुआ, फॉरेन फंडिंग केस का क्या हुआ? देखिए कि तमाम सवाल तो उठेंगे ना, उसके बाद आप दूसरों के ऊपर आप रोजाना इन प्रोग्राम्स में सैर साहब इन मौजूआत पर तो बात हो ही रही है, सवाल तो इनसे किए जाते हैं। बसरा साहब से एक बार फिर ये सवाल किए लेते हैं। जी बसरा साहब, ये जो तमाम स्कैंडल्स थे जिनमें आपके लोग मुलव्विस हैं, उन लोगों के नाम ईसीएल में क्यों नहीं है? ऑपोजिशन के किसी बंदे पर कोई केस बनता है, फौरन नाम ईसीएल में डल जाता है, आप बता दीजिए आप। अच्छा अरबाब, अभी थोड़ा देखिए कि सियासी तरबियत क्या होती है। ये सियासी तरबियत है कि मैं जब भी सैर आप ही बोली हैं, मैं एक लफ्ज उसके अंदर नहीं बोला, हालांकि मुझे जितनी उन्होंने गुफ्तगू की है सारी की सारी पे एतराज है। एक भी उन्होंने सच नहीं बोला, लेकिन मैं तामुल से सुनता रहा हूँ ताकि लोगों को अच्छा मैसेज चला जाए। अब ये इन्होंने जो सारी बात की, देखिए बार बार ये एहसानुल्लाह एहसान के उस जाली अकाउंट सा, इतने डरपोक ये लोग हैं। सियासत तो बहादुरों का काम है, सियासत बहादुर लोग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वजीरिस्तान के अंदर गए तो लाइव थ्रेट्स थे, एक नहीं सैकड़ों, लेकिन वो पाकिस्तान के लोगों के लिए चले गए। वहां पे हमें लाइव थ्रेट्स थे जब हमें 9-0 पे चले गए और अल्ताफ हुसैन की सियासत को हमने जाके सबूताज किया, लेकिन हम खड़े रहे। हमें लाइव थ्रेट्स थे कि आप चोरों के खिलाफ ना निकलें, हम खड़े रहे। ये एहसान के एक जाली अकाउंट से डरे और दुबके बैठे हैं और कहते हैं हम शहीदों की पार्टी हैं। इनके पास तो अरबाब भाई देखिए, इनके पास तो पैटर्नाइज कातिल हैं, उजरती कातिलों को पैटर्नाइज करने वाली जेडी ने बताया पाकिस्तान में दूसरी जमात एमपीएम के बाद पीपल्स पार्टी है। भाई आपके पास उजैर बलोच है, अब्दुर्रहमान डकेत है, बाबा लाडला है, जवेद लगड़ा है, फलाना लूला है। आपको किसी एहसान से डरने की जरूरत क्या है? आप तो लोगों को कत्ल करवाते हैं और फिर उनके सरों से फुटबॉल खेलते हैं। आप एहसान से मत डरिए, और ये जो जिसके पीछे आप छुप रहे हैं ना, ये हमदर्दी अब आपको कोई नहीं देगा। जितनी भी मेरी बहन ने बात की, सारी बच्चों पे नर्सरी राइम थी जो किसी वक्त में नहीं, टोट बटोट की मोटर कार बड़ी सियानी। अब ये नहीं चलेगा। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को 4 दफा का वजीर आजम देने वाली पार्टी जो कभी किसी वक्त में सूबाई जो एक चेन हुआ करती थी बेनजीर के वक्त में, आज उजरती कातलों की मादगा कैसे बन गई, ये जवाब देना पड़ेगा। अब बसरा साहब अब ये बताए, ये जो चीनी कमीशन की रिपोर्ट में जो नाम सामने आए थे, उन नामों, ज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब बाहर हैं, जो दीगर नाम थे उन पर तहकीकात कहाँ तक पहुँची? उनके नाम अभी तक ईसीएल में क्यों नहीं है? क्या जहांगीर तरीन साहब की तरह दूसरे लोग भी बाहर चले जाएंगे फिर वापस ना आए? वो था ज़रा पॉइंट, उस सवाल का जवाब दीजिए। आप इसको सुनिए, मैं 12 टेलीविजन पे मैं भी और हमारे स्पोक्स पर्सन बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये सारे सियासी शोधाबाज हैं, मैं एक सवाल करता हूँ कानून के तालिब इल्म होने की वजह से। अभी तो नाम आया है कि फलां फलां आदमी ने इससे बेनिफिट लिया है, 90 दिन का टाइम दिया है SCCP, FBI और हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन में अपनी इन्वेस्टिगेशन करें ताकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज हो सके। आप मुझे बताइए, बिना क्रिमिनल प्रोसीडिंग के आगाज के
किसी का नाम ECR में कौन डालेगा? अगर ECR में नाम डालना है तो जरदारी साहब और उनकी बहन जो क्रिमिनल ऑफेंसेस को आके फेस कर रहे हैं अदालतों में, पहले उनका डालना चाहिए। जहांगीर तरीन किसी क्रिमिनल ऑफेंस को या एलिगेशन को फेस नहीं कर रहे हैं। ये सारे के सारे हाथी के दांत हैं, टेलीविजन पे दिखाने बोलने के और हैं और कमीशन खाने के और हैं। ये पाकिस्तान की कौम को डिस्प्ले करते हैं। जिसका नाम इमरान खान है, वो इतना बुलंद कामत आदमी है कि वो अपने साथ बैठे हुए लोगों का पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा। आप अरबाब साहब बताइए, 72 साल से चीनी के सब्सिडी के नाम पे डाका डाल रही है ये जो चीनी माफिया है, आज तक किसी ने क्यों नहीं की? उसका बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी के पास है, उसके बाद नून लीग के पास है। जब 3 अरब की सब्सिडी हमने दी, हमें पता चला कि ये तो फ्रॉड हो रहा है। हमने वो रिपोर्ट ले आए और पूरा पाकिस्तान उसके ऊपर गवाह है कि हमने उनको बेनकाब कर दिया। 20 अरब की सब्सिडी पिछले दौर में दी, इसके ऊपर क्यों कोई नहीं करता? पीपल्स पार्टी ने 40 अरब की दी, इस पे कोई क्यों नहीं करता है? और ये हमारे ऊपर आके चलें बस अब जाहिर है उन्होंने भी अपने दौर में दी, लेकिन सब्सिडी तो आपके दौर में भी दी गई, चाहे वो 2, 2.5, 3 अरब ही दी गई, लेकिन दी तो गई है। जाहिर है उस पर भी सवाल तो उठेंगे। चलें एक ब्रेक, बस अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जी जल्दी से 10 सेकंड में बस अब एक ब्रेक ले लेते हैं। चलें ब्रेक के बाद वापस आकर फिर मजीद इस पर भी बात करते हैं। और जो पेट्रोल पर टैक्स इस वक्त हुकूमत ले रही है, सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बताया कि तकरीबन 48 रुपये इस वक्त हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर टैक्स ले रही है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत इस वक्त 100 रुपये है। जब मुस्लिम लीग नून के दौर में 35 रुपये फी लीटर टैक्स लिया जाता था तो असद उमर उस वक्त बड़ा शोर मचाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, कौमी असम्बली में भी। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौस मोहम्मद साहब, अभी ब्रेक से पहले जब मैंने बताया आपकी हुकूमत में 35 रुपये टैक्स उस वक्त पेट्रोल पर ले रही थी, ज़ाहिर है उस वक्त की अपोजिशन पार्टी जो उस वक्त हुकूमत में बहुत ज़्यादा शोर भी मचाती थी इस प्राइस को लेकर, लेकिन अभी गुज़िश्ता महीने की 26 तारीख को जब एकदम 26 रुपये कीमत पेट्रोल की बढ़ाई गई तो अपोजिशन की जानिब से कोई ख़ास एहतजाज, कोई शोर इस चीज़ को लेकर कोई बात नहीं की गई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की गई, जो गुज़िश्ता हुकूमत के आदाद शुमार थे वो भी शेयर नहीं किए गए। ऐसा क्यों किया गया? इस मामले पर इतना हल्का क्यों रखा आपने हुकूमत पर? देखिए, हम तो हर लेवल पे मतलब कर रहे हैं, एहतजाज पर एहतजाज किया है, उनको आईने दिखा है कि जब हमारे यहाँ ये था तो आप कहते थे इसके साथ तो 45 का पेट्रोल होना चाहिए, और आप जब इतने हम उससे भी आप तो $35 क्रूड ऑयल की कीमत है, $35 पे है, इसको तो अब होना चाहिए तो 70 या 75 रुपये होना चाहिए। पर किसी भी अगर हमारे हिसाब से लगाते हैं तो 60-70 के दरमियान होना चाहिए। अब के 151 रुपए ये डीजल पे ले रहे हैं टैक्स, और 46 जो है ये 47 के पेट्रोल पे टैक्स ले रहे हैं। अब देखो कि 100%, एक किस्म के 100% मतलब जितनी की चीजें उतनी ये मुनाफा ले रहे हैं। अब उस पे इनको कोई साथ नहीं है, और जितने जिस तरीके से ये तो ले रहे हैं, लेना कितना चाहिए? आपकी जब हुकूमत थी तो 35 रुपए फी लीटर लिया जाता था, कितना होना चाहिए? हमारा 35 नहीं था, हमारा पैक कभी नहीं गया। हमारे दौर में 45 कुछ एक महीने के लिए गया था, उसके बाद फिर 55 के स्टेज में 60 तक गया था। इस हुकूमत का ये चलन है कि जो भी बैठा है वो मुनाफा देता है, हो जाता है, उसकी तरक्की हो जाती है। वजीर उसने माल बनाया, 4 कमाया, वो उसको साइड में करके पार्टी का बना दिया। अभी ये काफर साहब है, पेट्रोल इनकी इन्होंने इम्पोर्ट किया था ना, जो भी की कंपनी है, उसने माल कमाया, इसको साइड दे दिया। जहांगीर तरीन साहब जो करके चलो आपका पॉइंट आ गया। गौसम साहब, सैर साहिबा से भी इस बारे में उनका पॉइंट ले लूं। सैर साहिबा, ज़ाहिर है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त पेट्रोल 114 रुपये पर उस दौर में चला गया था। आज ज़ाहिर है इनकी हुकूमत भी 117-118 तक लेकर तो गई, फिर वापस आ गया। कितना इस वक्त टैक्स होना चाहिए? जो 47-48 रुपये टैक्स फी लीटर लिया जा रहा है, तो इस मामले पर अपोजिशन का वो रोल दिखाई नहीं दे रहा कि वो आवाम में जाएं, आवाम को कन्विंस करें इस चीज़ के ऊपर, कौमी असम्बली में इस पर बात हो, जो आपके इकॉनमी के लोग हैं वो आएँ और बताएं और इनके आदाद शुमार को ठीक करने की कोशिश करें। देखिए, जहाँ तक बात करने की आप कह रहे हैं, अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी की आवाज़ बहुत मजबूती से उठाई जा रही है, और पार्लियामेंट के बाहर भी जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो सदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इश्यूज के पर बात करते हैं
तो इनको परेशानी लग जाती है। लेकिन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रिस्पॉन्ड जो अभी बसरा साहब ने कहा, शोबदाबाजी आप कर रहे हैं बसरा साहब, शोबदाबाजी आपकी हुकूमत कर रही है। हम जो बात कर रहे हैं वो हकाइक पे मबनी बात कर रहे हैं। आपने बहुत इल्जाम लगाए, ये इल्जाम कोई नई नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो नजरिया है वो बहुत से लोगों को तकलीफ देता है, पीपल्स पार्टी उस जगह पे सफर भी करती है। हम जो बात कर रहे हैं हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। क्या अलीमा बाजी यहाँ से पैसे लेकर और अपना फरार होकर नहीं गई? बिल्कुल गई। क्या जहांगीर तरीन फरार होकर नहीं गए? बिल्कुल गए। क्या BRT के मंसूबे पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट नहीं आई? बिल्कुल आई। क्या उसके ऊपर जो है किसी किस्म का कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। जब चेयरमैन नैब ने इस बात के ऊपर उसने जो है आवाज उठाई कि अगर हुकूमती हुजरा के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो उस पर जो है वो ये हुकूमत गिर जाएगी, तो वो वीडियो स्कैंडल आ गया। उस वीडियो स्कैंडल पे कोई तहकीकात हुई? नहीं हुई। फिर आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या कश्मीर पे समझौता नहीं किया? या आपने जिस दिन यौम शोहदाए कश्मीर था उस दिन भी आप जो है वो हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में ट्रेड की इजाजत दे रहे हैं खामोशी से। आपने कुलभूषण जाधव के लिए आप खुफिया ऑर्डिनेंस ले आए। देखिए, आपने जो नुकसान मुल्क को पहुंचाए हैं ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये आपकी सिर्फ नालायकी है या आपका एक सोचा समझा मंसूबा है। आप आवाम को मजीद गुमराह करके हर वक्त चोर डाकू जिन लोगों को आप चोर डाकू कहते थे आपने बड़े नाम गिनवाए। तो मैं कहती हूँ वही कि बच्चा बगल में डंडोरा शहर में। आप मुझे बताएं कि जो MKM है वो तो आज आपके साथ बैठी है। जो आपके जिन किरदारों की आप बात कर रहे हैं उनके ताने बाने तो आपसे मिलते हैं। आप तो उनके साथ जो है बैठे हुए हैं, उनके बयानात आपके हक में हैं। और आप जो बात करते हैं कि जी दहशतगर्दी की हमने तो कीमत अदा की है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इसी दहशतगर्दी की वजह से शरीक हुई। हमें सही। चलें सैर साहबा, ज़ाहिर पॉइंट्स आपके आ गए। अब ज़रा वक्त चूँकि कम है, बसरा साहब से भी उनका पॉइंट ले लेते हैं। बसरा साहब, ये 48 रुपये 47 रुपये 57 पैसे पर टैक्स लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी में कहा करते थे कि जब महंगाई बढ़ती है या पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। अब क्या जवाब देंगे आप इसका? जी बसरा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी दोबारा की बात, मुझे आवाज़ आपकी नहीं आई। जी बसरा साहब, ये आपकी हुकूमत इस वक्त 48 रुपये 1 लीटर पेट्रोल पर टैक्स ले रही है। ये किस मद में लिया जा रहा है? ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये आवाम, आप इन लोग को कहते हैं कि इन्होंने मुल्क को लूटा, ये डाकू हैं, ये चोर हैं। इनके लूटे और इनके डाकू से जो सूरत-ए-हाल ख़राब हुई उसका बोझ भी आपने आवाम पर ही डाल दिया। देखिए अरबाब, ये टेक्निकल सी चीज़ है। पाकिस्तान के लोग तो जानते हैं, सिर्फ ये सियासी जमातें जो हैं ये टेलीविजन के ऊपर इस तरह शोर करती हैं। जब नवाज शरीफ साहब की पार्टी की हुकूमत थी, जब हम आए हैं तो पेट्रोल की प्राइस जो थी वो 107 रुपये थी और वो 118 रुपये से वापस आई थी। तब याद रखिए कि डॉलर को जाली तौर पे मुस्तहकम रखने के लिए पाकिस्तान के फॉरेन जो रेमिटेंसेज आती है उसमें से 40 अरब डॉलर जो है उसके अंदर जुआ खेला गया था। आज जो आप देखिए कि डॉलर की कीमत है वो 160 के इर्द-गिर्द कहीं फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन हमने उसके बावजूद जो प्राइसेस हैं उसको 117 रुपये से कम करके पहले 74 पे लेके आए, अभी कुछ इंक्रीज किए हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा टैक्स इकट्ठा करने का कोई बड़ा सोर्स नहीं है। 74 पे तो इसलिए है कि आलमी मार्केट में तो माइनस में चली गई थी बसर साहब तेल की कीमतें। तेल तो फ्री मिल रहा था आलमी मार्केट से। चलिए अरबाब, अगर आर्मी मार्केट में कम हुई तो हमने भी कम की। आज जब आर्मी मार्केट में बढ़ी है तो इसका इल्जाम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या मेरी हुकूमत के ऊपर क्यों लग रहा है? फिर तो आर्मी मार्केट पे लगना चाहिए। जो टैक्स आप ले रहे हैं 48 रुपए, वो आलमी मार्केट वो तो आपको नहीं कह रही ना, वहां से तो उतना महंगा नहीं आ रहा तेल। ये जो 48 रुपए टैक्स ले रहे हैं आप, इसमें चाहे लेवी टैक्स हो या जनरल सेल्स टैक्स हो, इसका बताइए ये इतना टैक्स क्यों लिया जा रहा है? देखिए, ये हमारी हुकूमत नहीं ले रही है, ये शुरू से यही पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के ऊपर हाई टैक्सेस रहे हैं। अब कोविड के मामले के अंदर पाकिस्तान की मईशत थोड़ी सी कमजोर है, इसके बावजूद जो रिलीफ हम दे रहे हैं कोई और हुकूमत होती तो ना दे पाती। अगर तो इनके पास बेस्ट चीज है, आप अगले प्रोग्राम में सहर को भी और गौस साहब को भी बुला लीजिए, मैं भी आ जाऊंगा। ये दो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन लेके आ जाएं कि ये बैठिए अपोजिशन पार्टियां लूट मार के अलावा भी कुछ करके दिखाएं ना, कि ये हम दो सजेशंस लेके आए हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल करे। मैं इंश्योर करता हूँ इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बिल्कुल गौर करेगी।
लेकिन जब थोड़ी सी बात मैं जवाब देना बेहुदा बात पे माजरत नहीं करेंगे, मैं आपको यहाँ पे ऑन बता रही हूँ, मैं आपके साथ आइंदा कोई शो नहीं करूंगी। जी सैयद साहब, जरा बसरा साहब की बात पूरी हो जाए फिर आपके पास मैं आ रहा हूँ, रुक जाइएगा। बिल्कुल माजरत जी 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 सैयद साहब जल्दी से बात कर दीजिएगा अपनी 20 सेकंड में। मैं ये बता रही हूँ कि जब तक ये अपनी बेहुदा बात पे माजरत नहीं करेंगे, मैं आपको ऑनियर बता रही हूँ कि मैं ताहयात इस शख्स के साथ कोई शो नहीं करूंगी। जैसे आई एम अनाउंसिंग ऑन एयर, क्योंकि जिस शख्स की ज़हनी कैफियत ये हो, जिस शख्स की सोच में इतनी पस्ती हो, जिस शख्स के अंदर इतना ज़र्फ ना हो कि वो अपनी गलती के ऊपर माजरत करे। चलें सैयद साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। बसरा साहब आखिर में बता दीजिएगा अपने अल्फाज, वो जो आपने कहे थे वापस आप ले रहे हैं या प्रोग्राम को वाइंड अप कर दूं मैं, आप बताइएगा बसरा साहब। मैं 10 दफा रिपीट कर चुका हूँ कि इनको गलत समझ लग गई है। मैंने उनकी किसी जुबान के ऊपर अंदाज पे बात नहीं की, मैंने उस कंटेंट पे बात किया जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर के ठीक है। चलें सही, उस्मान सईद बसरा साहब आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब, सेनेटर सैर कामरान साहिबा और सेनेटर गौस मोहम्मद साहब मुस्लिम लीग नून से, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।